एक ऐसा मंजर जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहाँ धाराएं प्रतिकूल न हो। सेना के मुख्यालय से कारगिल के लिए आदेश मिला। शादी की पहली रात ही स्वप्न दिख गया कि कोई हमारे तिरंगे को लेकर के जा रहा है और हमारे जवान उनके ऊपर फायर कर रहे हैं, हमारे जवानों को गोली लग रही है। सर, ये जो ऑपरेशन आपको टाइगर हिल वाला शुरू हुआ, मंजर क्या था? आप पे 16 से 18 गोलियां लगी हुई थी और वो उस पल के बारे में शायद कोई नहीं सोच सकता होगा कि जब कहा जाए कि यार तुम आखिरी लेटर लिख दो तो यहाँ पे गोली लगती, जैसे पूरा मांस का लोथा निकलता हुआ जब गोली चली जाकर सिक्कों पे लगी, तब एक अंदर से आवाज है, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मात्र 16 साल की उम्र, तब शायद एक बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है, जिंदगी में क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। उस 16 साल की उम्र में परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव ने देश की जिम्मेदारी संभालने का फैसला कर लिया। आज हमारे साथ योगेंद्र सिंह यादव मौजूद हैं इस पॉडकास्ट में। बहुत स्वागत है सर आपका। शायद ये इंट्रो बहुत छोटा है आपके लिए, आप जब ऑडियंस को बताएंगे जो आपने फेस किया, जैसे आपकी लाइफ रही है, और वो स्टोरी भी हम आपसे जरूर सुनेंगे। जब ये थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था परमवीर चक्र को लेकर, आपके नाम को लेकर, और मूवी आपके ऊपर बनी, केबीसी में आप गए, सारे एक्सपीरियंसेस हम जानेंगे उन्हीं से। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन सर आपसे मेरा यही है कि 16 साल की उम्र, शायद बच्चे आजकल तो राह भटक जाते हैं, पता भी नहीं होता कि करना क्या है जिंदगी में आगे। उस वक्त देश की जिम्मेदारी संभाली। हाँ बिल्कुल, जैसे घर का माहौल होता है, पेरेंट्स जिस तरह की अपने बच्चों की पेरेंटिंग करते हैं, जिस तरह का उसको सिखलाते हैं, वैसे ही बच्चे के अंदर भाव और भावनाएं होती हैं। एक तो ये घर का माहौल, दूसरा फिर एक जो फ्रेंड सर्किल होता है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर तीसरा प्रभाव पड़ता है हमारा लिटरेचर से, कि हम किस तरह की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, कौन सी स्टोरीज पढ़ रहे हैं। तो पिता तो 65 और 71 का युद्ध लड़ चुके थे, उन्होंने 8 साल भारतीय सेना में सेवा किया। वो अपने दोस्तों को उन कहानियों को बताया करते थे कि हमने युद्ध में ये किया, हमने ये होता है, युद्ध में खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं, फिर भी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ना पड़ता है, साथियों को छोड़ना पड़ता है। तो बच्चे थे तो ये सोचते थे उनकी जब कहानी को सुन कर के कि बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बिना सोए कैसे काम होता होगा। बस उस विचारधारा में वो विचार दिमाग में चला गया, उसके ऊपर दिमाग सोचता रहा, बड़े होते रहे। फिर 6 क्लास में अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा कि एक अकेला हिंदुस्तान का सैनिक 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर रहा है और वो हंसते हंसते माँ भारती की गोद में सो गया। फिर वो इस तरह का लिटरेचर था उस टाइम पे। चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी को पढ़ा। 15 साल की अवस्था में कोर्ट में खड़ा होकर के जिस तरह का वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। और उसने 24 साल की अवस्था में वो करके दिखा दिए कि आज़ाद आज़ाद ही हो गया। है, अंग्रेजों ने चारों तरफ से जब उसको घेर लिया तो आखिरी बुलेट से अपने आप को माँ भारती की गोद में, वो जो स्टोरी थी उसका दिल और दिमाग के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। फिर सोचने लगा यार उन परिस्थितियों को जीना है, देखना है कि कैसा वो मंजर होता होगा। फिर एकदम बोला फौज में जाना है। और हम जब हमारा कैरियर एक बार जो है चूज हम कर लेते हैं, एक बार हमें इस तरफ जाना है, फिर हम उसके सपने देखने लगते हैं। मैंने सपनों को देखा नहीं, सपनों को जिया कि मैं फौजी हूँ और हाथ में बंदूक है, कहीं युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं। 6 क्लास से 11th क्लास तक उसी सपने को जीता हुआ बड़ा हुआ। जब जीने की बात कर रहा हूँ तो जिया तो उस आत्मा से जाता, सोल से जाता है।
और वो सोल, वो आत्मा तो परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु का अंश है। अगर परमात्मा ही आपके सपने में शामिल हो गया तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि आपको उन सपनों को पूर्ण होने से रोक सके। लेकिन सर ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जब ये सपना आया आपको, आपने ये सारी चीजें सोची, आपकी मम्मी के लिए शायद बहुत मुश्किल होगा, आपके पापा ऑलरेडी सेना में, माँ से शेयर किया होगा, तो उनका क्या था उस वक्त रिएक्शन कि मतलब वो बेटे को भेजने के लिए भी तैयार थे? क्योंकि ये मुझसे पहले मेरा बड़ा भाई चला गया था फौज में, तो वो भी एक इंस्पिरेशन था मेरे लिए। फिर माँ का तो था कि ये फौज में ना जाए, एक चला गया, मेरे से बोलते तू पुलिस में चला जा। मैं क्यों? बोला फौजी 6 महीने में छुट्टी आती, तो पुलिस में रहेगा तो आता जाता रहेगा। हम भी जो है, पिता बीमार थे, तो बोला देखभाल होती रहेगी घर में। छोटा भाई जब भी छोटा था, मगर नहीं जाना था, फौज में ही जाना। बोला सारे ही जाओगे फौज में? मैं कहा सारे ही जाएंगे फौज। तो बस 11th पास करके 12th में जब आया तो बड़ा भाई उस समय ट्रेनिंग करके छुट्टी आया हुआ था। उसने ऐसे जिक्र किया कि बोला यार भर्ती निकल रही, देख के आ जा। मगर मैं 12th करने दो, उसके बाद जाऊँगा। बोला देख करके आ जा। तो माँ को बच्चे के हर एक कमजोरी और उसकी ताकत का पता होता है, हर गुण से वाकियत होती है माँ। माँ ने बोल दिया कि इसको मत भेजो, ये अभी भर्ती हो जाए। पिता ने, भाई ने, दोनों ने बोला कि ना, इसके लिए कोई अलग से रिजर्व वैकेंसी है क्या? बोला हमने 3-3 4-4 बार भर्ती में गए हैं, हम सेलेक्ट नहीं हुए, हम तो जाकर के इतनी बार में सेलेक्ट हुए, ये पहली बार में हो जाएगा? बोला हाँ हो जाएगा। और पहली बार में गया मैं भर्ती देखने के लिए, और पहली बार में सेलेक्ट हो गया। पहले दिन फिजिकल हुआ, दूसरे दिन मेडिकल हुआ। वहाँ से मैं आया, मैं कहा 2 जगह भर्ती हूँ। बोला मम्मी ने एकदम से, माँ ने बोला कि देखना, मैंने कहा ना ये हो जाएगा भर्ती, तो भैया। तो माँ को पता हुआ था, फिर तो था माँ को भी कि हाँ ठीक है। फौज एक ऐसी संस्था थी, उनको इतना फौज के बारे में नहीं पता था, क्योंकि पहले बहुत कम उम्र में शादी होती थी, और मम्मी का जो हमारे का कोई बैकग्राउंड था नहीं फौज का। और यहाँ उनको इतना देखा नहीं, फौज में कभी रहे नहीं। आप जिस काम को जी रहे होते हो ना, वो आपके जीवन की प्रायोरिटी, बाकी सब सेकेंडरी। 5 मई की शादी थी, तो 1 मई को छुट्टी आया, 20 दिन की छुट्टी आया था। और फर्स्ट नाइट ही जो है, शादी की पहली रात ही सपन दिख गया कि कोई हमारे तिरंगे को लेकर के जा रहा है, और हमारे जवान उनके ऊपर फायर कर रहे हैं, हमारे जवानों को गोली लग रही है। इसका जिक्र जब मैंने घर पे किया, तो घर वालों को किसी को यकीन ही नहीं हुआ। सबका ये था कि यहाँ कश्मीर में है ना पोस्टिंग, तो वहाँ मिलिटेंटों के साथ में मुठभेड़ें चलती रहती हैं। अभी वहाँ मुठभेड़ हुई होगी, उसका जो है तेरे को सीन दिख रहा होगा, ये माइंड रिप्ले करता है हर चीज़ को। लेकिन मैं अंदर से बेचैन था, कुछ तो हुआ है। अभी पहले कोई ऐसे टीवी भी नहीं थे गाँवों में, और जब तक इस लड़ाई का कोई इतना प्रचार और प्रसार नहीं हुआ था, रेडियो पे भी कोई खबर नहीं थी। तो मैं 19 मई को जब छुट्टी काट करके गया, और 20 मई को जब मैंने रिपोर्टिंग करी वहाँ जम्मू, तो तब मुझे एकदम से पता चला कि जो है हमारी जो यूनिट कश्मीर में थी, उसको उठा करके दराज सेक्टर भेज दिया है, और कारगिल का युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध के नाम से सबको जो है कुछ तो डर लगता है कि बिल्कुल ये तो पहला था, लेकिन टेररिस्टों से तो पहले हो चुका था। 2-3 बार टेररिस्टों से हमारा मुठभेड़ हुआ, और तब तक हमने जो है 1 साल में वहाँ पर 15-16 मिलिटेंटों को मारा भी। एक मिलिटेंट को तो मैं बड़े गौर से देखा, क्योंकि हम ये चीज़ मुझे बाद में जो है रियलाइज हुई कि हम किताबों में या शैक्षणिक संस्थानों में नहीं, दोस्तों से नहीं, दुश्मन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वहाँ एक मिलिटेंट को गोली लगी हुई थी, और ऐसे 3-3.5 फीट की जो है दीवार थी, गोली लगा हुआ पैर में बंदा वो
3 फुट की दीवार को कूद गया। उसको ये मालूम था कि तू मरेगा, चारों तरफ से तो फौज ने घेरा हुआ, लेकिन उसने आखिरी क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ा। तो वो देख करके मुझे लगा यार देखो ये अनट्रेंड है, हम वेल ट्रेंड है, प्रॉपर ट्रेनिंग करके आए हो। इसके अंदर इतना जज्बा हो सकता है तो हमारे अंदर क्यों नहीं। और यही जो बातें थी ये वहाँ वॉर के अंदर टाइगर हिल के ऊपर यही चीज़ें मुझे बहुत प्रेरित करी कि यार हम तो वेल ट्रेंड हैं, हम ये करें। तो घर वालों को तो उस समय पता ही नहीं चलता कि भाई लड़ाई भी होगी, ये भी हो गया। मैं तो आराम से छुट्टी काट के गया। जब वहाँ पहुँचने के बाद चिट्ठी लिखी, मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन उनको कभी नहीं पता मैं वॉर में हूँ। घर पे मतलब पता मुझे लगता है शायद तभी चला होगा जब ये ऑपरेशन पूरा हो गया। हाँ, मेरे जाने के जस्ट 4-5 दिन के बाद रेडियो पर शुरू हो गया था। रेडियो में खबरें आने लगी थी, अखबारों में आने लगी थी, तो इनको चिंता थी। इन्होंने चिट्ठी भी लिखी, बोला तू वहीं है, वॉर में ही है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं वॉर में हूँ, मगर मैं कहीं और हूँ, अलग हूँ, मैं ठीक। तो फिर क्योंकि फ़ोन का तो था नहीं ज़माना उस समय, होते भी थे तो बहुत कम, किसी के पास, बड़े लोगों के पास ही होते। तो चिट्ठियों का ही आदान प्रदान, यही जो है हमारा संवाद का जो है एक जरिया था। तो उनको वो हर रोज़, क्योंकि उनको पता चल गया कि युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, हर रोज़ ये इधर से चिट्ठी लिखते थे और उधर से हर रोज़ मैं भी चिट्ठी लिखता था। 10 दिन के बाद ऐसा शुरू हुआ कि रोज़ एक चिट्ठी इनके यहाँ पे पहुँचती थी, एक चिट्ठी मेरे यहाँ पहुँचती थी। और इनको पता भी चल गया था कि जब चिट्ठी आनी बंद हो गई कि अब कुछ हो गया है। सर, ये जो ऑपरेशन आपको टाइगर हिल वाला शुरू हुआ, मंजर क्या था? आपके 16 से 18 गोलियां लगी हुई थी, आपके साथी कई जो सैनिक थे आपके साथ शहीद हो चुके थे उस वक्त। कैसे इतना जज्बा आया? आपने बहुत सारी चीजें जो आपकी मोटिवेशन पहले रही, लेकिन फिर भी जब दुश्मन सामने है, चारों तरफ से आप घिरे हुए हो, आपके कुछ जो खुद के साथी है वो वहां पर शहीद हो गए हैं, खून बह रहा है, जज्बा कैसे आया वो जज्बा? बिल्कुल, देखिए फौज किस लिए है? फौज तो युद्ध लड़ने के लिए, और फौजी उसका एक हिस्सा है। तभी तो जयशंकर प्रसाद ने जो है 2 लाइनें बहुत अच्छी लिखी ना, कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे सूल ना हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहाँ धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो जब धारा एक जैसी है तो वहाँ तो जीवन की नाव को कोई भी खींच सकता है, लेकिन विपरीत धारा से आप जहाँ जीवन की नाव को घेरे हैं, जब आपकी सामर्थ्य, शक्ति और कौशल का पता चलता है, तो ये तो विपरीत परिस्थितियाँ थी। और इस विपरीत परिस्थिति कोई भी हो, हमें तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सामर्थ्य का आकलन करने के लिए आती, हमारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आती। लेकिन इस माइंड के अंदर हम परिस्थितियों को देख करके नर्वस होने लगते, और ये जहाँ नर्वसता आई, जहाँ लगा कि यार मैं तो अकेला बचा हूँ, मैं यार यहाँ तो गोलियाँ चल रही हैं, मैं मर सकता हूँ, मैं ये, तो वहीं उसका मोटिवेशनल डाउन हो गए। तो जहाँ ये लग रहा है यार गोली तो वो भी चला रहा, मैं भी चला रहा हूँ, ज़रूरी थोड़ी मुझे लगेगी, मैं भी तो उसको मार रहा हूँ। तो वही वहाँ पे कंडीशन हुई टाइगर हिल के ऊपर कि हमारे 21 जवानों की टीम जब उस टाइगर हिल पे चढ़ रहे थे, खून टपक रहा था चेहरों से, क्योंकि -20 डिग्री टेम्परेचर था, स्किन फट गई थी पूरी, लेकिन फिर भी हम हंसते मजाक करते हुए चढ़ते हुए जा रहे। इसकी कोई सिविल में तो कल्पना भी नहीं करे। और जा रहे हैं, पता है मरेंगे वहाँ जा कर के, लेकिन कोई शिकस्त नहीं, हंसते मजाक करते हुए जा रहे हैं। और वो उस पल के बारे में शायद कोई नहीं सोच सकता होगा कि जब कहा जाए कि यार तुम आखिरी लेटर लिख दो, क्या लिख सकते हैं आखिरी लेटर में? इतना ही लिख सकते हैं कि यार मैं ठीक हूँ, आप अपना ध्यान रखना। कितना कठिन समय रहा होगा सर वो। तो ये कठिन समय ही होता है, लेकिन फिर इस कठिन समय में भी यही, लेकिन जब चलते हैं ना साथ में, फिर अरे यार अगर मैं मर गया ना, रही
एक काम करना, तुम घर जाना एक बार, देखना मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स को थोड़ा आश्वासन देना, ध्यान रख लेना, कभी चले जाना। तो ये जो चीज़ है ये बांधती है एक दूसरे से। तो जा रहे बस हंसते मजाक करते हुए ऊपर चढ़ रहे, एकदम अचानक से फायर खोल दिया उन्होंने। फायर खोलते ही 21 जवानों की टीम का रास्ता कट ऑफ हुआ और केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो ऐसे 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस था सामने, वहाँ दुश्मन के 2 बंकर। हमने जाकर के आधा राउंड फायरिंग खोल दिया तो उसके 4-5 बंदे थे उनकी, वो सारे मारे गए। लेकिन वहाँ से जो टॉप था 50-60 मीटर था, वहाँ पे उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 7। तो ऊपर जो डिप्लॉयमेंट था उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज यहाँ तक आ गई। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर फायरिंग हुआ कि हम सर नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते ऐसी परिस्थितियाँ आई कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है। मरना ही सुनिश्चित हो गया था। लेकिन जो ये शक्ति, ये ताकत, जो प्रेरणा जो आती है ना, ये माँ से आती है। और इस पृथ्वी की और इस देश की नारियों से आती है। कोई भी माँ, कोई भी पत्नी, कोई भी बेटी, कोई भी बहन, कोई भी भाई अपने पति को, बेटे को, पिता को कायर नहीं देखते, सबको बहादुर। तो वो कैसे उसके कदम रखवाना। और माँ तो कहती है कि अब जा रहे हो, सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। ये हमारे देश की माँ ही कह सकती है। अभी मैं मिला हूँ ऐसी माँओं से, 300 ऐसी माँओं से जिन्होंने अपने बेटों को जो है कारगिल में खोया। एक माँ ने कहा कि, बोला ये देख रहे हो, ये मेरी बहू बैठी है। बोला इसका पति, मेरा बेटा जब 12 साल का था जब इसके पिता ने शहीद हुए थे, और इस बहू को बता रखा इसका बेटा था कि ये बेटा बराबर में। बोला बेटे को इसलिए भेजा जब बाप का बदला लेके आ, और अगर आज मेरा बेटा शहीद हो जाएगा तब पोते को भेजूंगी जब अपने बाप का बदला लेके आ। ये छोटी बात नहीं, जज्बा है। ऐसे लोग हैं इस देश के। तो बस वो ही जज्बे से लड़ते रहे। मरना तो है लेकिन ऐसे नहीं मरेंगे, मार करके मरेंगे। 5 घंटे लड़े हम। 5 घंटे लड़ते लड़ते चारों तरफ से कट ऑफ हो चुके थे। तो वो धीरे धीरे फिर नजदीक आने लगे। सर इससे पहले आपके पास ऑर्डर्स भी थे कि आप नीचे आ जाइए, वापस आ जाइए? थे, हमारी जो टीम थी नीचे जो चढ़ नहीं पा रहे थे, बोला तुम आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे आ जाओ। मगर नहीं, नीचे तो नहीं आएंगे, अब नीचे नहीं आएंगे। आप लोग चढ़ सकते हो तो चढ़ जाओ। लेकिन उनको चढ़ने किसी ने दिया नहीं। तो फिर वहाँ लड़ते हुए जब वो नीचे उतरने लगे, हमारे नज़दीक आने लगे, तो उन्होंने ऊपर से पहले एक आरपीजी का राउंड गिरा, तो वो हमारे एलएमजी के ऊपर गिरा। एलएमजी चलाने वाला जो लाइट मशीन गन को मेरे साथ के ही थे, भर्ती थे। तो बैरल तो डैमेज हुई, उनको भी पत्थर लगे और वो एकदम से छोड़कर कैसे भागे। मेरा प्लेटून हवलदार बैठा था, उसने एकदम से आवाज़ दी, योगेंद्र। बोला हाँ सर। बोले इस वेपन को उठा, इसको फेंक मेरी तरफ। दुनिया में इसके सिवाज कोई बचाने वाला नहीं, कि उसकी फायर पावर ज़्यादा थी। मैंने वेपन उठाकर अपनी तरफ फेंका तो मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई, देखा 7 बंदे थे नज़दीक खड़े हैं। और सर ये नज़दीक आ गए। बोला कहाँ पर? एक पर। शायद मेरी आवाज़ भी पहुँच गई होगी, तो ऊपर से उन्होंने फिर ग्रेनेड फेंका। एक मेरा साथी पीछे लेट करके फायर कर रहा था, दोनों के बीच में आकर ग्रेनेड फटा, उसकी यहाँ से उंगली कटी। जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसको लगा कि शायद उसका हाथ कट गया। उससे बोला यार मेरा हाथ कट गया। मैं देखा पीछे, मैं कहा नहीं हाथ नहीं कटा, उंगली कटी है। पक्का? मैं कहा। तो फर्स्ट एड किया उसको। एक और जवान था, वो भी जख्मी हो गया, उसको भी फर्स्ट एड किया। दोनों हथियार नहीं जला सकते थे, लड़ नहीं सकते थे। हमने बोला यार ऐसे करो, तुम नीचे कूद जाओ। क्यों? तुम लड़ नहीं पा रहे हो,
वेपन नहीं चला पा रहे हो तो ऐसे करो, तुम नीचे करो, कम से कम अपनी जान तो बचाओ। बोला नहीं यार, मरना तो तुम्हारे साथ मरेंगे, जिएंगे तो तुम्हारे साथ जिएंगे। ये हम जैसे नए रिक्रूट, नए जवान के लिए इससे बड़ी प्रेरणा नहीं हो सकती ऐसा, कि जो बंदा जो अपनी जिंदगी को बचा सकता है लेकिन वो हमारे लिए मरने को तत्पर है। तभी एक और हमारा एक सीनियर था, उसके पास स्नाइपर राइफल थी, तो स्नाइपर वाले को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया। ठीक मेरा ट्रेनिंग का साथी था कैनेडियन अनंतराम, हम दोनों को बोला तुम जाओ उसके पास। तो जैसे ही उसके पास जाने लगे उन्होंने फिर ग्रेनेड फेंका, शायद उनको मूवमेंट दिख रही होगी कुछ, तो ग्रेनेड फेंका तो ग्रेनेड का एक स्प्लिंटर आकर के मेरे यहाँ घुटने के नीचे लगा। तो मैं जैसे खड़ा था एकदम से नीचे जा गिरा, मुझे लगा शायद मेरा पैर कट गया। नीचे गिरते ही एकदम से मन में आया देख पैर कटा है कि नहीं, ऐसे हाथ मारा, पैर तो था लेकिन बहुत गहरा जख्म था, खून निकल रहा था। वहीं बैठ करके फिल्म पट्टी से दोबारा से ड्रेसिंग करने लगा। अभी ड्रेसिंग कर रहा था फिर एक और गिरा उन्होंने ग्रेनेड वहाँ पर, तो उसका एक स्प्लेंडर आकर के यहाँ लगा, ये पूरा कट गया। इसको कटते ही चेहरा बिल्कुल सुन्न, दिखाई नहीं दिया कुछ भी। जब दिखा नहीं तो लगा कि आंखें चली गई। बहुत देर पड़ा रहा, बहुत देर के बाद जब आंखें खुली देखा ऊपर से नीचे तक खून था और नाक से तो खून की धार बह रही थी। वहाँ उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा था, मैंने उस स्लीपिंग बैग से उसको साफ करने लगा लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर मैं धीरे धीरे खिसकता आगे गया तो और जो जिसकी हेल्प के लिए गया था वो ठीक मेरे सामने बैठा था। ऐसे वो मेरा ट्रेनिंग का साथी बैठा, ऐसे मैं बैठा, पहाड़ी से हमने पीठ लगा रखी। तो मैं उनको बोला मगर सर एक काम करो आप मेरा फर्स्ट एड कर दो। बोला ठीक है मैं करता हूँ फर्स्ट एड, तू ऐसे कर फायर कर। तो मैं फायर करने लगा। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने अपना फर्स्ट एड को निकाली फिल्म पट्टी, उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहाँ तक गया था और यहाँ पे गोली लगती, इधर से पूरा मांस का लोथड़ा निकलता हुआ पीछे की तरफ देखते चले। मैं उनका हाथ पकड़ा, सर क्या कुछ नहीं बोल। जो बगल में बैठा था मैं उसको बोला ना हम सर को तो गोली लगी है क्या, बस यही शब्द निकल पाया। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, इधर से मैंने खून की फुहारे निकलते हुए देखी, ऐसे वो दिमाग लेट। एक साथी आगे बढ़ा, वहीं एकदम से उन्होंने आर्टिलरी का बम गिरा दिया। आर्टी का बम गिरते ही उसकी यहाँ से दौड़ जा, चारों तरफ खून ही खून। एक और आगे बढ़ा, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। कुछ ही पल के अंदर सब कुछ समाप्त हो गया था, मैं भी उनकी तरफ से मर गया। फिर उन्होंने, उनका एक कमांडर था, वो 30-40 आदमी थे नीचे जो आगे थे, बोला इनको रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। वो गालियां दे रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं, तो गोलियां मारते थे तो बॉडियाँ ऐसे उड़ जाती थी ऐसे। तो उसने सामने वाले को जब मारा उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा उसकी बॉडी भी उछली। तो मैं ऐसे भाग हुआ था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी। मैं इस तरह से आंखें खोली थी, देख रहा था धुआं निकल रहा है, और फिर पैर में गोली मारी उसने। बस चुपचाप उस गोली की पीड़ा को पड़ा रहा, सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। फिर तो उन्होंने क्या अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। पत्थर उठा उठा करके मारने लगे, बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे। बहुत देर तक ये करते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने, इनका जो कमांडर था, जहां हम पड़े हुए थे वहां से नीचे लगभग 500 मीटर नीचे हमारा एक पोस्ट था, एमएमजी पोस्ट। तो उसको कैप्चर करने के लिए टाइगर हिल के बगल में ही मस्को वैली है, वहाँ उनका बेस कैंप था। फिर तो वो गालियाँ देते हुए
और ये करते हुए तो उसको अपनी मैसेज दे रहा था कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। ये हमले वाली बात जैसे ही कानों तक पड़ी तो लगा यार आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब बस ईश्वर से, उस परमात्मा से एक ही प्रार्थना करी, मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक पहुंच सकूं ताकि उनकी जिंदगी बच जाए और इनसे पहले पहुंचना। लेकिन वहां से हिला नहीं जा सकता था, चारों तरफ खड़े थे। पड़ा रहा चुपचाप। बहुत देर के बाद फिर उनके वो जो कमांडर था उसने बोला इनके हथियार उठाओ। तो एक बंदा उनका गोली मारता हुआ आ रहा और एक हथियार उठा रहा। जो वो नजदीक आया तब फिर एक मन के अंदर एक विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, उफ तक नहीं करूं। इतना अपने आप में डिटर्मिनेशन कर लिया था। वो आया, दोबारा से गोली मारने लगा, फिर भी उसने बाजू में पैर में गोली मारी। वो चला 2 कदम और रुक गया। मैं देख रहा था उसको। जैसे वो रुका तब मुझे लगा शायद इसको पता तो नहीं चलेगा मैं जिंदा हूं। इतना अभी सोच ही रहा था तभी तो उसने दूसरा जो है पीछे मुड़ते ही राइफल ऐसे सीने की तरफ करी। तब कुछ पल के लिए लगा कि अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई, और इस देश को भारत माँ बोलते, ऐसे नहीं बोलते। कंकर मिट्टी वाली जमीन नहीं सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती। ये भी स्टोरी एक पढ़ी थी 1962 में, बैटल ऑफ राजांगला, जहाँ मेजर शैतान सिंह भाटी के साथ 120 जवान वहाँ लड़ते रहे और 120 में से 114 जवानों ने अपनी शहादत दी और उसमें से 4 बंदे बचे थे। अभी 1-2 शायद जिंदा है, उनसे भी वो कहानी सुनने का मौका मिला कि हाँ सच में ये कभी दफन नहीं होने देती। मैं बहुत दिन तक सोचा था कि मैं जिंदा क्यों हूँ, लेकिन 2015 में उसका जवाब मिला कि जिंदा इसलिए है। फिर वो हनुमान थप्पा जो बर्फ़ में दब गया था 35 फुट बर्फ़ में, 7 दिन तक जिंदा रहा। यहाँ दिल्ली लाया गया, दुनिया की बेस्ट फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी और यहाँ पर वो मर गया। तब जवाब मिला कि मौत उसकी भी थी। अगर वहाँ पर मर जाता तो दुनिया को यही पता नहीं चलता कि 35 फुट बर्फ़ में वो जो 9 बंदे शहीद हुए, उन्होंने ज़िंदगी और मौत के साथ कितना बड़ा संघर्ष किया होगा। शायद ये बताने के लिए यहाँ तक आया है वो जिंदा रहा है, मगर मैं भी आज इसलिए जिंदा। तो वो आया गोली मारता, उसने जब चलाई गोली तो यहाँ पे पर्स रखा था। पर्स इसलिए रखा था क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते। तो उसमें भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी। गोली तो रिकोचित हो गई, लेकिन उस गोली के फोर्स से, पावर से मुझे खुद लगा कि मैं मर गया हूँ। दूसरा पाकिस्तान का जवान आया होगा, उसने हथियार उठा करके जब जा रहा होगा तब मुझे एकदम से शायद उसका पैर टकराया, एकदम से चेतना आई, लगा है मैं जिंदा हूँ। तब एक अंदर से आवाज़ है, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा था, मैंने हैंड ग्रेनेड से उसके ऊपर हमला किया। तो उसका जो कोट पहने हुए थे, कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, वो ग्रेनेड उसके हुड में गिरा और ग्रेनेड फटा, उसके यहाँ से पूरा सर उड़ा हमारे ऊपर आकर के से गिर गया। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में तो खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। लेकिन कोई कैसे कह दे, जिसने 3-3 बार गोलियां मार रखी हों, कैसे कह दे जिंदा है? कुछ बोले नहीं, जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई है। तो बस उनमें कन्फ्यूजन हुआ तो उन्होंने चारों तरफ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पड़ा था बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसके राइफल को उठाने की कोशिश करी,
लेकिन ये हाथ तो हिला नहीं, इसकी पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा हिला। ऐसे राइफल पकड़ी, ऐसे पलटा खाया, वहाँ से फायरिंग किया और 3-4 बंदे उनको मार दिया। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे, 3-4 जगह से फायरिंग किया। तब उनको लगा कि नहीं यहाँ रीइंफोर्समेंट आ गई। फिर वो भाग खड़े हुए। मैं घिसटता, रेंगता, फायर करता, 3-4 मीटर तक आगे गया। 3-4 मीटर जाने के बाद दिख रहा सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट। मैं पत्थर के पड़े से पीछे से देखता रहा उनको, बहुत देर तक देखता रहा। वहाँ से वो भाग के जा रहे थे, पूरा पोस्ट खाली हो गया। बहुत देर पड़े रहने के बाद फिर मन में फिर पागलपन छाया, तुझे तो नीचे जाना योगिंदर, अपने साथियों को बचाना है। हिम्मत टूटने लगी थी उस टाइम, लेकिन फिर हिम्मत को बटोरा, फिर खिसटता, रेंगता रेंगता अपने 3-4 मीटर फिर वापस आया। तो जहाँ मेरे साथी शहीद हो रखे थे उनके पास पहुँचते ही मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया, देख इनमें से कोई जिंदा हो। जिंदा इतनी उस समय सामर्थ थी, अगर कोई मेरा साथी जिंदा होता उसको कंधे पे डालकर नीचे लिया था, खुद चलने के लिए बेबस था। साथी का तो ये लगाव था। आया आकर के जब देखने लगा तो किसी का ये सिर निकला दिखता, किसी की गर्दन उधर पड़ी हुई थी, किसी के पैर उधर पड़े, हाथ उधर पड़े, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर, और ऐसे चारों तरफ बॉडी ही बॉडी पड़ी हुई थी। और ये 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं कि इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है, एक एक साथी को गोद में रख कर के रोता रहा। बहुत देर रोया हम। फिर रोते हुए, जब हम रोते भी हैं तो रोना भी एक थेरेपी टाइप में, ये भी हमें अपने आप से कनेक्ट करता है। शायद में जब हम अपने आप की बात करते हैं तो हम ये बॉडी या शरीर नहीं है, हम एक सोल है, एक आत्मा है, जिसको ये शरीर इस धरा पर कुछ दिन के लिए काम करने के लिए दिया है। तो मैं रोता हुआ शायद अपने परमात्मा से कनेक्ट हो गया, और जब परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो उस दर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हुआ, और तुरंत आवाज आई, योगेंद्र इस नाले से नीचे की तरफ लुढ़क जा। मन है ना, भ्रमित करता है, कभी विश्वास नहीं करने देता। तो मन को एकदम से ये भाव जागृत हो गया कि यार ये दुश्मन की चाल तो नहीं है, और उस चीज को ब्रह्म में डाल करके और दर्द और पीड़ा पर पूरा ध्यान आ गया, क्योंकि हाथ की बस सिर्फ इसमें चमड़ी थी, बाकी कुछ नहीं था। असहनीय पीड़ा, क्योंकि हड्डी के टुकड़े आपस में टकराते, असहनीय पीड़ा हो रही थी। फिर इसको उठाया, मैं जो पीछे कमर पे डाला, और ये सच है, अगर हम एक बार परमात्मा से कनेक्ट हो गए तो परमात्मा हमें डिस्कनेक्ट नहीं होने देता। उसको भी लगा होगा कि इग्नोर कर रहा है, दोबारा से आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चले जा। फिर उस नाले में लुढ़क करके नीचे आया, ऐसे गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा यार मैं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया हूँ। नीचे देखा तो मुझे मेरे साथी नजर आए, उनको आवाज़ दिया, वहाँ से मुझे उठा के लेके गए। जो हम फिल्मों में देखते हैं आजकल कि ग्रेनेड फटता है, कुछ होता है तो पूरे कपड़े फट जाते, सेम कंडीशन थी। सर आपका फिल्म भी बनी है, तो ये जो पूरा सिनेरियो आपका रहा उस टाइम, क्या बिल्कुल वैसा ही आपको लगा कि फिल्म में भी दिखाया गया है? हाँ, बहुत कुछ हद तक उन्होंने जो है ना उस चीज़ को जो है दर्शाने की कोशिश करी है। एक्चुअल तो कुछ नहीं दर्शा सकते। बिल्कुल, ये तो सिर्फ आप भी दो मूवी इसमें आई है, एक लक्ष्य आई है और एक एलओसी कारगिल में, दोनों में यस, ये चीज दिखाई गई है। मनोज वाजपेयी से क्या आपकी बात हुई थी इसके रिगार्डिंग? आज तक मुलाकात ही नहीं हुई। आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे? तो जैसे आपने भी देखी होगी मूवी, उस वक्त शूट हुई, रिलीज हुई, उसके बाद भी क्या कभी कोई कांटेक्ट आपका नहीं हो पाया उनसे, फोन पर कोई बातचीत? कभी कुछ नहीं? नहीं कभी। सर लेकिन बहुत सारी चीजें आपके साथ उस वक्त घटी, शायद आप नहीं जानते थे कि मैं बच पाऊंगा नहीं, क्या होगा, कैसे बाहर निकले इन सारी चीजों से? क्योंकि ये ऐसा सिनेरियो है कि हम लोग भी सुन रहे हैं तो मतलब शायद
मेरे हर तो किसी रोंगटे खड़े को हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कैसे खुद को निकाला इस फेज से? देखिए, ये इनसे निकलना बड़ा कठिन होता है, बट जो हमारा अध्यात्म है इससे हमें निकाल सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में मैं शुरू से रहा हूँ। फिर जब हॉस्पिटल में आए तो 1 महीने तक तो सिर्फ वही सपने, वही चीज़ें, सब कुछ वही दिखता था, नींद नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे अपने आप को फिर स्पिरिचुअलिटी में डालना शुरू किया हूँ, और धीरे 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 करके मैं 6 महीने में जा कर के थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा। और फिर मैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूँ। अभी आपसे वार्तालाप कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं, मेरे सामने वो सारे साथियों के नज़र आ रहे थे। तो ये स्पिरिचुअलिटी है जो हमें, आध्यात्मी है जो हमें हर परिस्थिति से निकालने के रास्ते दिखाता है। और शायद वहाँ से अगर नहीं निकल पाता तो आज मैं देश के अंदर इतनी दूर तक ना जा पाता। तो बचने का पर्पज ढूंढा, बचा क्यों हूँ, और उस पर्पज को फिर अब जीने लगा हूँ कि हाँ, मेरा पर्पज ये था, इसलिए मैं बचा हूँ। तो ये आध्यात्मी है जो हर एक इंसान को नीचे से ऊपर उठा देता। एनर्जियों का खेल है। एनर्जी आपकी नीचे रहेंगी तो आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, और एनर्जी जब आपकी हाई रहेंगी तो हर काम को कर पाओगे। तो ये एनर्जियों से हमारा मेंटल सेटअप होता है, जीवन की दिशा निर्धारित होती है। तो वही फिर स्पिरिचुअलिटी में गया, अध्यात्म में गया, और उसी अध्यात्म के बल पर अभी मैं चल पा रहा हूँ। सर, परमवीर चक्र आपको मिला, कितने चेंजेस आपकी लाइफ में आए उसके बाद? उसके बाद बहुत चेंज आया। जब एक नॉर्मल सा सिपाही और एकदम से इतना बड़ा अवार्ड, फिर इतना, क्योंकि गांव के स्कूलों में पढ़े हुए थे तो कोई नॉलेज भी नहीं थी, बोलने का तरीका भी नहीं पता था। हाँ, मुझे वो एक घटना याद है कि जब हमारे जो एक केंद्रीय मंत्री थे और एक लोकल जो लीडर थी, वो हॉस्पिटल से लेके गए कि पूरा क्षेत्र स्वागत करेगा, और वहाँ 25 से 30 हजार लोग इकट्ठे हो गए देखने के लिए कि यार वो जिसको परमवीर चक्र मिला है उस लड़के को देखने। वहाँ पहुँचे तो सभी ने बोला कि यार ये आपके लिए भीड़ खड़ी हुई है, अभी ऐसे करो, 2 शब्द बोली। मैं बोला ये मेरे बस की बात नहीं है। बोला नहीं, तेरे लिए ये तुझे बोलना पड़ेगा। अब मैं खड़ा हुआ, मेरे से इतना बोल पाया कि आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय। इसके सिवा कुछ नहीं बोल पाया मैं, क्योंकि बहुत फेयर होता है उस टाइम पर। डर, अभी गोलियों से डर नहीं था लेकिन बोली से बहुत डर। क्यों? और 10th पास भी था उस समय तक। फिर धीरे धीरे 12th किया, BA किया, B.Ed किया, आर्मी के कोर्स किए, और फिर अब धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोग्रामों में जाने लगा तो कुछ बोलना शुरू हुआ। धीरे धीरे जो स्पीच का जो फेयर था ये ख़त्म हुआ, और एक सिपाही चाहे वो सूबेदार मेजर तक चला जाए, उसको सिविल में किसी कॉलेज में प्रोग्राम्स में जाने का या मिलने का मौका नहीं मिलता है, मीडिया से बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन वो मौके मेरे जीवन में आए तो बहुत सारी चेंजिंग आने लगी। तो बस, लेकिन उसको कभी उस नज़र से अपने आप को नहीं देखा कि यार मैं ये हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा। नहीं, मुझे हर काम करना है, सीखना है। और अभी कोविड के अंदर कुछ दोस्तों ने मोटिवेट किया, बोला यार तू अच्छा बोलता है, लिख भी अच्छा सकता है। मैं कहा यार लिखना मेरे बस की नहीं है। बोला नहीं नहीं, लिख सकता है। फिर उसी कोविड के दौरान बैठ गया लिखने की नहीं, तो फिर हीरो ऑफ टाइगर हिल बुक लिखी, तो और अभी दूसरी बुक भी लिख रहा हूँ। अभी ये समझ में आया कि जब हम लिखते हैं तो जैसे नदी की धारा बहती है, वैसे ही हमारे विचारों की धारा बहने लगती है। तो बस ये बहुत सारे चेंजिंग आ गए लाइफ। सर, ये वाला जब सिनेरियो आपके साथ हुआ
तो अपने बच्चों को लेकर क्या कभी ऐसा मन में आया कि आपने यही सब चीजें देखी हैं शुरू से, आपके पापा, आपके बड़े भाई, कि मैं अब अपने बच्चों को वहां पर नहीं भेजूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनको चॉइस दिया, देखो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, जो आप अच्छा कर सकते हो। अभी मैं गेम अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं गेम में 100 नहीं 200% अपनी एनर्जी को लगा दूँ, तो वहाँ पे सक्सेस मिल जाएगी। और मैं ज़बरदस्ती उसको भेजूँ कि बोला नहीं तू गेम नहीं करेगा, फौज में जाएगा, ये हमारी परंपरा इसको निभाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो छोटा बेटा है, उसका शौक है, अब बीटेक कर रहा है वो, बोला मैं सीडीएस के थ्रू जाऊँगा। जा हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी जो मैं आपको बता रहा था कि जो पीछे लेट करके जो फायरिंग कर रहा था, जो उंगली कटी थी, वो योगेंद्र सिंह यादव ही था। मुझसे 10 साल सर्विस में सीनियर था, वहाँ पे शहीद। और जिस दिन लगभग 10 जुलाई के आसपास की कहानी है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल श्रीनगर से दिल्ली रेफर हुआ, उसी दिन उनकी बॉडी भी उसी एयर में आई थी और दिल्ली हम हॉस्पिटल में चले गए, उनकी बॉडी उनके घर चली। हाँ, सुबह अखबार में छपा शहीद योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर्स। ये तो मेरे गांव के अंदर भी मातम छा गया था, पूरा गांव, कि उनका बेटा शहीद हो गया। लेकिन फिर जब ये डिक्लेरेशन हुआ, हाँ 14 अगस्त 1999 को शाम की 9 पौने 9 बजे की न्यूज़ थी कि कारगिल युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर मरणोपरांत। हमने सुना, तो जो मेरी यूनिट के और भी वहाँ पे पेशेंट थे, हम साथ, हमने बड़ा सेलिब्रेशन किया कि यार कम से कम हमारे साथ शहीद होने वाला किसी एक को परमवीर चक्र। हमने 10-11 बजे तक सेलिब्रेशन कर, बोला तो मेरी कंपनी के जो थे, हाँ जो दूसरी कंपनी वाले बंदे थे, बोला तेरी कंपनी को मिला भाई, मेरी कंपनी हमें मिला है। बोला तो पार्टी दे हमारे, चलो बुला लो कुछ भी, मिठाई, बोला मिठाई खिला, मगा हाँ ठीक है खिला देंगे, सुबह खिला देंगे। ये रात को 12-12:30 बजे जो मैडम थी वहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट, बोला आपका आर्मी नंबर, रैंक, नेम क्या है? मैं बैड कार्ड तो लग रहा है इसमें, सब कुछ लिखा ही है। बोला नहीं नहीं आप बताइए। मैंने उनको बताया, को पूछ करके चली गई। 1.5 घंटे के बाद वापस, बोला नहीं मदर, फादर, जो पूरे घर वालों के नाम। अब की बार मुझे फिर जब ऐसे पूछने लगे तो मगर डाउट हुआ, कुछ बात होगी, घर पे कुछ घटना घटित हुई है। मगर मेरे घर पे सब ठीक है। बोला ये हम नहीं कुछ बताएंगे, लेकिन आप बताओ। फिर तो नींद उड़ गई। उन्होंने 4-4:30 बजे मुझे बताया कि आपसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलने के लिए आ रहे। किस लिए? बोला ये नहीं पता। अब मुझे ख्याल आया कि 20-25 दिन पहले जो कमांडिंग ऑफिसर ने 10 पेज का एक लेटर दिया था, मुझे भिजवाया था किसी के हाथ। बोला मीडिया वाले बहुत आएंगे उसके पास और इस लेटर को रट लेगा और यही वर्ड बोलेगा। क्या हो रहा पता नहीं, मुझे समझ से बाहर। फिर 10 बजे के आसपास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहुंचे, तो ऐसे बेड पे बैठ के बोला बधाई हो। मैं किस चीज़ की सर? बोले टीवी किस लिए लग रहा? फिल्म देखने के लिए। मगर नहीं समाचार भी सुनते। अच्छा कल के समाचार क्या थे? वही थे। खास क्या था? खास ही बोला वो तेरा है। मगर मैं तो जिंदा हूँ। बोला वो नाम तो 1000 हो सकते हैं, लेकिन आर्मी नंबर एक ही हो। बोला जैसे डिक्लेरेशन हुआ आर्मी नंबर से, बोला इसकी बॉडी कहाँ भाई? बॉडी कहाँ? रात भर सर्च मारा, जब उनको 2:30 बजे पता चला कि वो तो यहाँ हॉस्पिटल में जिंदा है। और बोला ये हमारा वहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और बाकी सर आज के यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज के यूथ को मैं इतना कहूँगा कि देखिए अपने जीवन का पर्पस समझिए।
आपने अपने जीवन में अगर एक कोई पर्पज चुन लिया, पर्पज ही पैशन बनाता है और पैशन से परफॉर्मेंस जाती है, परफॉर्मेंस से पॉजिटिविटी आती है। और जब जीवन में पॉजिटिविटी होगी तो हम बड़े डिसिप्लिन होंगे। हम आज का युवा अनडिसिप्लिन होता जा रहा है, उनमें डिसिप्लिन की कमी हो रही है, क्योंकि ना तो उसको सोने का पता है, ना उसको खाने का पता है, ना पहनने का पता है। 2:30 बजे रात को सोते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं। भारत में 65% भारत में युवा है और पूरी दुनिया इसीलिए भारत की तरफ देखती है, क्योंकि इस युवा में वो ताकत, शक्ति और सामर्थ्य है। लेकिन 65 में से 80% को सूरज कितने बजे निकलता है ये नहीं पता। हम ये जो रील बना बना करके डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, डालो यार, तुम फिर इस रील में ही, क्या रील ही तुम्हारी पहचान हो? ये सब जो है, जो आपके सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, एक काल्पनिक है, सब काल्पनिक है। कोई एक्चुअल में जब घटना घटित होगी तो वो कोई भी नहीं आएगा जो 1.5 करोड़ और 4 करोड़ और 5 करोड़ तुम्हारे फॉलोवर्स, तुम्हारे घर वाले काम आएंगे। और घर वालों से तुम्हारा कोई संबंध होता ही नहीं है। तुम्हें ये पता है कि अमेरिका में मेरा दोस्त ने क्या खाया है, लेकिन ये पता नहीं बगल वाले कमरे में मेरी माँ ने क्या खाया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सुधारने की हैबिट को सुधारने की ज़रूरत है, और ये हैबिट ही हमारा करेक्टर है। और जितनी हैबिट्स हमारी सुधर जाएंगी उतनी हमारे करेक्टर, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कैरियर्स बड़ा शाइन हो जाएगा, बड़ा शार्प हो जाएगा। और भारत की संस्कृति, सभ्यता की जड़ें जो है बहुत गहरी है। अगर हमने इस संस्कृति, सभ्यता से हम चले, जीवन में डिसिप्लिन रखे, तो हमें ज़रूर हमारा जीवन का पर्पज मिलेगा और जीवन में ज़रूर कामयाब होंगे। ये राष्ट्र आपका है और इस राष्ट्र की ताकत आप हैं। इस ताकत को सही दिशा में लगाओ ताकि ये राष्ट्र, आपका परिवार आप पर गर्व कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।